हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। हम चैप्टर टिश्यू टिश्यू को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो है प्लांट टिश्यू को खत्म किया था। हमने लास्ट वाले लेक्चर में जाइलम फ्लोएम को पढ़ लिया था और उनमें जो भी हमारे पॉइंट्स थे सब हमने लिख लिए थे। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनिमल टिश्यू। सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि प्लांट में डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई होकर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बनाती है, वैसे एनिमल्स में भी यही होता है। डिफरेंट सेल्स की फंक्शंस के बेसिस पे हम उनको डिवाइड करके डिफरेंट टिश्यूज में जो है फ्रेगमेंट करके डिफरेंट टिश्यूज में ग्रुप करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने एनिमल टिश्यू को डिवाइड किया है, मेजोरिटी जो सबसे ब्रॉड कैटेगरीज है, 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। एपिथेलियल टिश्यू पहला कैटेगरी है, एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू एंड फिर नर्वस टिश्यू। 4 कैटेगरीज में हमने ह्यूमन टिश्यूज को डिवाइड किया है। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 जो है डिफरेंट इनकी एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो आपको याद है। एपिथेलियल टिश्यू जो है नॉर्मल स्किन को आप एपिथेलियल टिश्यू मान सकते हो। स्किन की जो लाइनिंग है या हमारे जो एल्वियोल एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे अभी बाद में। कनेक्ट टिश्यू में आपका ब्लड आएगा, आपकी बोन्स आएंगी जो बॉडी की डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करती है। जैसे ब्लड के है वो जो अपने हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है आपस में, यहाँ से लेके फूड को वो वहां ले जाता है, जो हम खाते हैं वो पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है, तो कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू का क्या है, हमारी मसल जो है जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, अपनी हैंड्स को, अपनी आर्म्स को, अपनी जो है लेग्स को हम मूवमेंट दे पाते हैं, वो ड्यू टू बिकॉज मसल्स एंड जो इंटरनल मसल्स हमारी है जिसकी वजह से परिस्लेस एक्स्ट्रा होती है, तो ये मस्कुलर टिश्यू में आ जाती है ये वाली सब। फिर है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू लास्ट जो है हमारी नर्व सेल जो हमने पढ़ा होगा, जिससे हमें सेंसेशन हो जाती है, हम किसी चीज को फील कर पाते हैं, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नर्वस, तो वो नर्वस टिश्यू में हम काउंट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू को हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। एपिथेलियल टिश्यू को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू को हम सिंपली कभी कभी एपिथेलियम भी कहते हैं। एपिथेलियम की मानी एपिथेलियल टिश्यू के ही होती है। यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। लेकिन हमें यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो है सिंपल एपिथेलियम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में आके हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हमारे टेक्स्ट में कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में ज्यादा नहीं दिया है। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में पहले डिफरेंस ये है कि सिंपल एपिथेलियम ओनली सिंगल लेयर्ड होता है। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम जो है मल्टी लेयर्ड होता है। ये मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखनी है सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम में। अब सिंपल एपिथेलियम की बहुत सारी टाइप्स है, और मेजरली जो टाइप्स है, पहला है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। आपको नाम याद रखना है और आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम कौन सा वाला एपिथेलियम होता है, मेड ऑफ फ्लैटेनेड सेल्स। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, फ्लैटेनेड सेल्स, सेल्स जिन जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम को कंस्टिट्यूट करती है वो फ्लैटेनेड होती है। ठीक, फ्लैटेनेड होती है, वो थिक नहीं होती है, इतनी छोटी छोटी होती है और ज्यादा थिक नहीं होती है। विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, उनकी बाउंड्री इरेगुलर होती है, वो इरेगुलरली जो है पैक किए जाते हैं और टाइटली पैक होते हैं, और उनमें बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। बहुत ही टाइट सीमेंटिंग जो मटेरियल होता है इनका वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही टाइट टाइट जो है सेल्स को पैक किया जाता है, और तो बाउंड्रीज फिर इरेगुलरली जो है वहां पर रह जाती है। फाउंड इन, ये कहाँ पे पाया जाता है, जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है ये कहाँ पे पाया जाता है। पहला जो लाइनिंग ऑफ डक्ट्स जो है वहां पे एपिथेलियम पाया जाता है, और यहाँ पे कौन सा वाला एपिथेलियम, जो लाइनिंग यहाँ पे हम लिखा है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, इनर वाली लाइनिंग, वो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम कंस्टिट्यूट करता है, क्रिएट करता है या फ्रेम, उसी की वजह से वो वहां पे सराउंडेड होता है। जो इनर वाली जो ब्लड वेसल्स की इनर वाली लेयर होती है वो सिंपल स्क्वायमस से बनी होती है। या एयर सैक्स ऑफ लंग्स, जो जब हमने लंग्स, अगर आपको कुछ याद होगा लंग्स के बारे में, अगर आपको कुछ भी जानकारी है, तो लंग्स जो है वो कंस्टिट्यूट होती है एल्वियोलस से। एल्वियोल को हम बोलते हैं ईयर सैक्स। एल्वियोल जो होती है वो ईयर बैग्स होते हैं, ऐसे एल्वियोल बहुत सारे होते हैं, फिर वो ऐसे कंस्टिट्यूट करके एक बनाते एक ब्रांच लंग का, फिर ऐसे ऐसे करके लंग्स क्रिएट होती जाती है। ये जो एल्वियोल होते हैं यहाँ पे होता है गैसियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग, जिसमें हम एयर अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, वो यहाँ पे एक्सचेंज होता है। यहाँ पे यहाँ से जो है O2 यहाँ चला जाता है, और यहाँ से CO2 यहाँ
अंदर चला जाता है लंग्स में। वो जहां पे होता है उसको हम बोलते हैं एल्वियोल या ईयर सैक्स। वहां पे जो डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट करता है वो होता है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। क्योंकि ये सिंगल लेयर होता है और फ्लैट सेल्स होती है, सेल ज्यादा जो है मोटी नहीं होती, ज्यादा थिक नहीं होती है, तो यहाँ पे जो है डिफ्यूजन प्रोसेस इजीली हो जाता है। क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा करता है वो किस मीडियम के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक, तो ये इसीलिए पाया जाता है एल्वियोला या ईयर सेक्स में। और जहाँ कहीं पे भी हमारी बॉडी में डिफ्यूजन बाउंड्री है, अगर आप जाओगे किडनी में आप ग्लोमेरुलस में जाओगे, आप आगे जगह पढ़ोगे, वहां पे भी सिंपल स्क्वायमस ही कंस्टिट्यूट करता है वो। फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री, जैसे कि मैंने बोला, डिफ्यूजन बाउंड्री को क्रिएट करने के लिए सिंपल स्क्वायमस ही यूज होता है हमारी बॉडी में। यहाँ पे भी जो है सिंपल स्क्वायमस होता है, वो या तो डिफ्यूजन बाउंड्री होगी, या तो वॉल होगी, या तो लाइनिंग ऑफ डक्ट्स होगी, एक्सेप्ट एल्वियोल, एक्सेप्ट जो है सिल्वरी डक्ट एंड पेनिक्रेटिक डक्ट। बाकी जो भी डक्ट्स होते हैं उनमें सिंपल स्क्वायमस ही पाया जाता है। लेकिन एक तो सिल्वरी डक्ट एंड जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, उन दो में जो है कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। बाकी जो भी डक्ट्स होते हैं उनमें सिंपल स्क्वायमस ही होता है। या अगर आप ब्लड वेसल्स को आप छोटा छोटा करके जाओगे तो लास्ट में हम कैपिलरी पे पहुंचते हैं। कैपिलरी क्या होती है? वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, और वो सिंगल लेयर जो है वो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम ही होता है वहां पे भी। सेकंड पार्ट जो है क्यूबॉइडल कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। यहाँ पे अगर आप देख लोगे, यहाँ पे जो डायग्राम बनी है ये सिंपल स्क्वायमस की डायग्राम है। ये थिन फ्लैटेंड सेल्स है, यहाँ पे ऊपर से इरेगुलर बाउंड्रीज है। सेकंड जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये क्यूब लाइक सेल्स यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे क्यूब शेप्ड है, यानी वो चार जो फोर साइड से वो इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है, और ऐसे क्यूब क्यूब बना रही है सारी सेल्स। क्यूब शेप्ड जो है इनकी सेल्स होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ये कहाँ पे पाया जाता है? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ये भी बहुत सारे डक्ट्स ग्लैंड्स में जो है ग्लैंड्स के डक्ट्स में पाया जाता है। टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ये वाला जो इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका जो मेन फंक्शन होता है, जहाँ जैसे हमें देखा कि सिंपल स्क्वायमस का मेन फंक्शन क्या था, वहां पे जो मेन फंक्शन था वो था डिफ्यूजन बाउंड्री क्रिएट करना। यहाँ पे जो क्यूबॉइडल सेल्स का मेन फंक्शन होता है वो होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कुछ चीजें सिक्रीट करना और कुछ को एब्जॉर्ब करना, वो मेन फंक्शन होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। इन पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जब हम किडनी पढ़ेंगे फिर नेफ्रॉन पे जाएंगे, तो नेफ्रॉन में आपको जो ग्लोमेरुलस से पार्ट निकलता है और हेनली लूप से पहले होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड जो वाला पार्ट नेफ्रॉन जो है हेनली लूप के बाद होता है उसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी में जो है ये हमने पढ़ा था लंग्स में, ये नेफ्रॉन में पाया जाता है। लेकिन नेफ्रॉन के पीसीटी में इस पे माइक्रोविले होते हैं। माइक्रोविले क्या होते हैं? वो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन होती है और वो फिंगर लाइक ऐसे बन जाती है, वो करती है जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज करती है। दैट इज लाइक अगर हम यहाँ पे एक सेल बनाएंगे ऐसे, तो इस पे जो है ऐसे मॉडिफिकेशन होती है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है। इन प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं माइक्रोविले। माइक्रोविलाई खाली सिर्फ एंड सिर्फ जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। जो अगर इसको सिक्रीशन करनी है या एब्जॉर्प्शन करनी है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमें सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे माइक्रोविले बन जाती है, माइक्रोविले सरफेस एरिया को बढ़ाती है। जब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे बताया जाएगा कि ऑलमोस्ट 70% जो एब्जॉर्प्शन होती है वो पीसीटी में होती है। दैट इज उसका मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो बिकॉज ऑफ माइक्रोविले से हो जाता है। अब लास्ट वाला पॉइंट जो है यहाँ पे जो उसका लास्ट टाइप है वो है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ पे अगर आप देख लोगे, कॉलम जो शेप्ड सेल्स है, जो लॉन्ग सेल्स होती है, एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर सेल्स होती है। तो पहले आपको याद रखना है जो भी हमने पढ़ा स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सब में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, लेकिन इनकी शेप डिफरेंट होती है। कॉलमनर में उसकी शेप कॉलम जैसी होती है, ऐसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप की होती है। कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल्स, एक तो टॉल होती है, ऊपर सिलेंड्रिकल होती है शेप में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई लोकेटेड एट बेस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वाले टाइप ऑफ एपिथेलियम में न्यूक्लियस बेस पे लोकेट होता है? वो होता है कॉलमनर एपिथेलियम में। कॉलमनर एपिथेलियम में न्यूक्लियस बेस पे पाया जाता है। लोअर वाले पोर्शन में न्यूक्लियस पाया जाता है, लोअर वाले पोर्शन में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
फाउंड इन, ये कहाँ पे पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, लोकेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कहाँ पे पाया जाता है। जो भी हमारे स्टोमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, वो क्रिएट करता है कौन? कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसकी भी यही होती है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में तो हमें एब्जॉर्ब करना है फूड को, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी इसको है, इसलिए ये वहां पे एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के लिए यूज होता है। अब और चीजें कुछ है, अगर हमारे जो भी क्यूबॉइडल है या कॉलमनर है, अगर इस पे सीलिया पाया जाए, सीलिया हियर लाइक ग्रोथ्स होती है, हियर शेप एंड हियर टाइप की आउटर ग्रोथ्स होती है, माइक्रोविला नहीं होती, वो हियर शेप्ड होती है, हियर लाइक होती है, वो अगर किसी भी एपिथेलियम पे पाई जाए, स्पेशली क्यूबॉइडल और कॉलमनर, तो हम उसको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम और सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे टेक्स्ट में है वो है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर सेल्स पे सीलिया पाए जाते हैं, कॉलमनर सेल पे ऐसे सीलिया पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। जब हमारा ट्रैकिया, जहां से, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप में जब कभी कभी पार्टिकल अंदर चला जाता है तो फिर हमें रिगरगेटेशन या हमें खांसी आ जाती है, वो जब पार्टिकल अंदर चला जाता है, वो जो उसमें सीलिया होते हैं वो उसको रोकते हैं और उसको ऊपर की तरफ पुश करके बाहर फेंकते हैं। तो सीलिया का वहां पे इंपॉर्टेंट वर्क यही है, इंपॉर्टेंट काम यही है, जो भी पार्टिकल अंदर चला जाए, जो भी पार्टिकल हार्मफुल हमारे लिए और अंदर चला जाए, या सॉलिड पार्टिकल अंदर चला जाए ट्राइकिया में, तो सीलिया उसको वापस ऊपर ऊपर खींच के बाहर फेंक देते हैं। या फेलोपियन ट्यूब्स में, आप आगे जाके 10th में, जो हमारी 10th क्लास की साइंस बुक है, वहां पे बायोलॉजी में हमारी जो है फेलोपियन ट्यूब का जिक्र है, फेलोपियन ट्यूब में भी पाया जाता है। वहां पे ओवम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मोमेंट देना होता है वो बिकॉज ऑफ सीलिया ही होता है। सीलिया की भी और टाइप्स होती है, जो मूवेबल होता है या स्टीरियोसीलिया होता है। हमारे हेयर सेल्स में जो एयर की हेयर सेल्स है, ऑर्गन ऑफ गॉटी, वहां पे स्टीरियोसीलिया एक्स्ट्रा है, आपके टेक्स्ट में नहीं है, आपके लिए इतना अभी एनफ है। अब क्या है, हमारी जो सेल्स है, सपोज कॉलमनर सेल्स हमारी जो गट की है या हमारे एलिमेंट्री कैनाल की है, कुछ सेल्स उनमें से जब वो सिक्रीशन में पार्ट लेती है तो कुछ सेल्स ग्लैंड में कन्वर्ट होती है। सपोज हमारी स्टोमक या जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी कुछ सेल्स वो सिंगल सेल जो है वो ग्लैंड बन जाती है और म्यूकस सिक्रीट करती है, जो कि हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, और हम एक्सक्रीशन या हम कह सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl जो वॉल पे इफेक्ट करके हमारे जो स्टोमक की इनर वॉल को जला सकता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। वो म्यूकस वो कहां से आता है, वो कॉलमनर सेल्स, मॉडिफाइड कॉलमनर सेल्स जो है वो सिक्रीट करती हैं म्यूकस, उनको हम गॉबलेट सेल्स यहाँ पे बोलते हैं। गॉबलेट सेल्स कॉलमनर सेल्स होती हैं, वो मॉडिफाई हो जाती है और सिक्रीशन ऑफ म्यूकस में पार्ट लेती है, और उस वाले एपिथेलियम को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिंपल है, एपिथेलियम कॉलमनरी है, अगर इस पे सीलिया है तो सीलिएटेड, अगर ये सिक्रीट कर रहा है कुछ, अगर ये ग्लैंड टाइप बन गया है तो इसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब सिंपल सी बात है, हमारी गॉबलेट सेल जो है वो सिंगल सेल्यूलर है, वो सिंगल सेल है और सिंगल सेल ग्लैंड बन जाती है, तो हम उसको बोलते हैं सिंगल सेल्यूलर ग्लैंड, ठीक। और गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। इसी तरह कुछ सेल्स जो है मल्टीपल सेल्स एक ग्रुप करके ग्रुप बन जाती है, फिर एक पर्टिकुलर जगह पे सिक्रीशन डालती है, फिर एक वो सिक्रीशन कॉमन डक्ट के थ्रू निकल जाती है, तो फिर उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। एग्जांपल अगर हम देखें, हमारा जो सेलिवरी ग्लैंड है वो मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, हमारे ईयर वैक्स के ग्लैंड जो है वो मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, या अभी अगर हम देखेंगे एल्वियोलाई जो मिल्क सिक्रीट करते हैं वो भी मल्टीसेलुलर ग्लैंड है। लेकिन गॉबलेट सेल जो है वो सिंगल सेलुलर ग्लैंड है, और एक ही सेल जो है वो ग्लैंड में कन्वर्ट होकर म्यूकस सिक्रीट करती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। अब ग्लैंड का जिक्र आ गया तो ये भी हम बोल देते हैं कि ग्लैंड भी हमारे दो टाइप के होते हैं। अगर आपके पास कोई बोले कि ग्लैंड्स की टाइप्स बोलो आप, तो ग्लैंड्स की दो टाइप्स होती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन वाले वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं और जो है डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन, ठीक। जो भी उनकी सिक्रीशन है वो ब्लड में सिक्रीट करते हैं, और उनके पास कोई भी डक्ट नहीं होता, उनकी सिक्रीशन उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा टाइप है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास एक पर्टिकुलर डक्ट होता है, जो ग्लैंड होता है, यहाँ पे ग्लैंड है सिक्रीशंस की, तो फिर यहाँ पे डक्ट होता है, और ये डक्ट के थ्रू पर्टिकुलर टारगेट पे
फेंक दिया जाता है, पर्टिकुलर टारगेट पे पहुंचा दिया जाता है, जो सिक्रीशन इस ग्लैंड की होती है। उन ग्लैंड्स को जिनके पास अलग से डक्ट होता है अपनी सिक्रीशन को पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचाने के लिए, उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंड द ग्लैंड्स दैट secrete their secretions directly into blood we call them endocrine glands। इंपॉर्टेंट इसमें इतना ही है। अब हम चलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की तरफ। कंपाउंड एपिथेलियम जो है ये मल्टी लेयर जो मल्टी लेयर ऑफ सेल्स होती है वो इसको क्रिएट करती है। और एक चीज, जो भी एपिथेलियम हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो सिंगल सेल्यूलर हो या सिंपल एपिथेलियम हो या कंपाउंड एपिथेलियम हो, सब एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो है लाई करते हैं। फिर उनमें वो डायरेक्ट उनमें ऐसे ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं आता है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिसमें ब्लड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होती है, एक्सेट्रा सारी एक नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। उस पे फिर ये अपनी सेल्स जो है रहती है, जो एपिथेलियम की सेल्स होती है। फिर वहां से कनेक्शन या आप समझो वहां पे जो कैपिलरीज या नर्व जो है वो इसमें ट्रैवल करते हैं इन सेल्स में, और उनको फूड या उनकी सिग्नल जो है वो ले जाती है। लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है, जो नीचे वाला लेयर होता है खाली वही लाइव होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी में जो है नर्व सेल्स पेनिट्रेट करती है या ब्लड कैपिलरीज पेनिट्रेट करती है। ऊपर वाले लेयर सारे डेड होते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम का मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है, क्योंकि ऊपर डेड सेल्स होती है, वो प्रोटेक्ट करती है हमें। हमारे स्किन जो है, आफ्टर स्किन, वो कंपाउंड एपिथेलियम होती है, और इसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाले लेयर्स इसकी डेड होती है। जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये बहुत सी जगह पे हमारी बॉडी में पाया जाता है। सपोज बक्कल कैविटी जो हमारी है, बक्कल कैविटी में जो है कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। या फेरेंकस में भी कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। या आपसे कोई पूछे कि मैंने पहले भी बोला था, इनर लेयर ऑफ डक्ट्स ऑफ किसके, सेलिवरी एंड पेनक्रियाटिक, सेलिवरी एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स में जो वाला टाइप ऑफ एपिथेलियम पाया जाता है वो कंपाउंड एपिथेलियम है। तो एपिथेलियम के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीजें मुझे याद आ गई अभी। जो एपिथेलियम होता है, ये सेल जो है आपस में कनेक्टेड होती हैं। 3 टाइप ऑफ कनेक्शन इनमें होती है, 3 टाइप ऑफ जंक्शन या जिनसे ये आपस में कनेक्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं गैप जंक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं टाइट जंक्शन, तीसरे को हम बोलते हैं एडहेरिंग जंक्शन। जो आपकी टेक्स्ट में नहीं है तो आप याद रख सकते हो, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। 3 टाइप के जंक्शन होते हैं जिनसे ये सेल्स आपस में कनेक्ट होते हैं। उनका फंक्शन चूंकि हमारे टेक्स्ट में नहीं है तो आपके लिए ये ज्यादा हो जाएगा। ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, लोकेशन ये कहाँ पे है और ये इसकी जो फंक्शन क्या है और कहाँ पे पाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो एपिथेलियम का जो है अभी खत्म हो गया हमारा। पहले है वो है मसल टिश्यू। पहले हम मसल टिश्यू डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू को एक साथ खत्म करेंगे। एंड जो उसके बाद वाला लेक्चर होगा उसमें हम जो क्वेश्चन है टेक्स्ट के वो सारे डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस अलोंग विद द एक्सरसाइज। सो अभी के लिए हम मसल टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। मसल टिश्यू इंपॉर्टेंट टिश्यू हमारी बॉडी में, जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ मसल्स। अगर मसल्स नहीं होती तो हम मूवमेंट नहीं कर पाते। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स जो हमारी लेग्स में मसल्स होती हैं जिससे हम मूवमेंट करते हैं, तो वो मसल टिश्यू में काउंट किए जाते हैं। Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in a parallel fashion। जो भी मसल होती है, जिस टाइप की मसल होती है, कार्डियक मसल हो, स्मूथ मसल हो, स्ट्रेटिक मसल हो, जो भी मसल हो, सब में लॉन्ग होती हैं, जो उसकी कंस्टिट्यूएंट्स होती हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो पैरेलल फैशन में अरेंज किए जाते हैं, और वो फिर एक मसल बंडल को कंस्टिट्यूट करते हैं, वो फिर जाके मसल हमारी क्रिएट करती है। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils। ये जो मसल होती है ये न्यूमरस मायोफाइब्रल से क्रिएट की जाती है। न्यूमरस मायोफाइब्रल एक कनेक्ट होकर एक के साथ एक मसल क्रिएट करती है। उन मायोफाइब्रल्स को हम बोलते हैं, उन फाइबर्स को हम बोलते हैं मायोफाइब्रल्स। ठीक, मायोफाइब्रल्स आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी मसल को कंस्टिट्यूट करते हैं फाइबर्स, उन फाइबर्स को हम बोलते हैं मायोफाइब्रल्स। दिस इज सिंपल पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। हम मसल को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक में हमने मसल को डिवाइड किया है और इनकी प्रॉपर्टीज हम एक एक करके सब देखेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट के जो बेसिस है डिवाइड करने की, एक तो स्ट्राइएशंस है कि कुछ मसल में स्ट्राइएशन होती है, कुछ में नहीं है। दूसरा है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी टाइप, कुछ वॉलंटरी है, कुछ हम खुद कंट्रोल करते हैं, कुछ खुद कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड थर्ड टाइप जो है वो है लोकेशन कहाँ पे है इन मसल्स की।
तो पहले हम करेंगे स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स। हम इनको बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स, भी हम इनको बोलते हैं स्ट्राइटेड, STRIATED, स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोलते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे। इज क्लोजली अटैच्ड टू बोन्स, क्योंकि ये क्लोजली अटैच होता है बोन्स के साथ। जो भी हमारे मूवमेंट्स होते हैं, जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं, आर्म्स को करते हैं, लेग्स को करते हैं, एटसेट्रा, वो सारे होते हैं बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल्स। यही वो मसल्स होती है जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होती है और मूवमेंट में हेल्प करती है। क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच होती है, स्केलेटल के साथ अटैच होती है, तो इनको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। Under microscope, they show dark and light bands. That is why we call them striated muscles. क्योंकि अब माइक्रोस्कोप के नीचे ये मसल जो है लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाती है, स्ट्राइएशंस दिखाती है, लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक। इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। लाइट एंड डार्क बैंड्स जो है वो होते हैं बिकॉज ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन। याद रख सकते हैं प्रोटीन होते हैं मायोसिन एंड एक्टिन, अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, आपकी बुक में नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांचेड एंड मल्टीन्यूक्लिएट, ठीक। जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होती है, ठीक, अनब्रांचेड होती है, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, एंड मल्टीन्यूक्लिएट होती है। एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, और यहाँ पे फिर जो एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो उसको हम बोलते हैं सिंसाइटियम। सिंसाइटियम। तो मसल फाइबर जो है ना, स्ट्रेटेड मसल फाइबर सिंसाइटियम होता है, यानी उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मनी फाइब्रल्स आर बंडल्ड टुगेदर इन पैरेलल फैशन। जो बहुत सारे जो फाइब्रल्स होते हैं उनको पैरेलल फैशन में बंडल करके एक मसल पर क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, several bundles of muscle fibers. A sheath of tough connective tissue covers several bundles of muscle fibers. एक टाइप का जो है टफ कनेक्टिव टिश्यू वो बंडल करता है, वो कवर करता है मसल बंडल्स को, ठीक। फिर जब मसल क्रिएट होती है तो मसल बंडल से क्रिएट होती है, मसल बंडल्स को एक टफ कनेक्टिव टिश्यू जो है कवर करके मसल क्रिएट करता है। तो ये स्ट्राइटेड मसल्स की सारी इंफॉर्मेशन है हमारे टेक्स्ट में, जितना भी दिया है वो सारा, और एक्स्ट्रा क्वांटिटीज में लिखे हैं। इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए मोर देन एनफ है। नेक्स्ट वाला है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हम इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती है, और इनकी शेप जो होती है स्पिंडल शेप होती है। बीच में जो है थोड़ा सा थिक होता है, फिर ऐसे लास्ट पे टेपर होती है। इसको हम फ्यूसिफॉर्म शेप भी कहते हैं, या यहाँ पे है फ्यूसिफॉर्म इन शेप, फ्यूसिफॉर्म शेप हम उसको कहते हैं, या स्पिंडल शेप भी हम उसको कहते हैं, स्पिंडल शेप। इन शेप टेपर एट बोथ एंड्स पे टेपर होते हैं, और बीच में जो है चौड़े होते हैं, थोड़े से बीच में साइड्स पे टेपर हो जाते हैं। डू नॉट शो स्ट्राइएशंस, इनमें किसी भी टाइप की स्ट्राइएशंस नहीं होती हैं, ये विदाउट स्ट्राइएशंस होती है, इसलिए हम इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। आर इनवॉलंटरी इन फंक्शन, ये जो मसल्स होती हैं ये हमारी थिंकिंग पे ही, हमारी थिंकिंग जब हम सोचेंगे कि इनको हमें उठाना, हमें अपने आर्म को उठाना तो ये उठ जाती है, हम सोचेंगे आर्म को ऐसे करना तो ये हो जाता है। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनमें ऐसा नहीं होता, हमारे विल के अंडर ये नहीं काम करती, ये इनवॉलंटरी होती है। हम इन्हें वॉलंटरी खुद सोच के इन्हें काम नहीं करवा सकते। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती है फंक्शन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर, इनको जो है सेल जंक्शंस आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, जो भी हमारी है, जो भी हमारी गट से लेके यहाँ से जो गलेट से लेके अनस तक जो भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें ऑलमोस्ट हर जगह पे स्मूथ मसल्स ही पाए जाते हैं मेजोरिटी में। तो स्मूथ मसल्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। ये हम पे डिपेंड नहीं करता कि हम एलिमेंट्री कैनाल को बोलेंगे हाँ फुट को नीचे ले जाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये खुद ही होते हैं, हमारे वॉलंटरी एक्शन के अंदर ये नहीं आते, खुद ही ये काम करते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर काम करते हैं। आइरिस ऑफ आइज, हमारी आइरिस जो है, हमारी आइरिस, आई के आइरिस में भी ये प्रेजेंट होते हैं। हम मेरा सोच के आइरिस को छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एंड यूट्रस एंड ब्रोंकियोल्स एक्स्ट्रा, यूट्रस में भी पाए जाते हैं एंड ब्रोंकियोल्स में भी पाए जाते हैं। जो भी हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है वहां पे ऑलमोस्ट सब में स्मूथ मसल्स ही पाए जाते हैं। स्मूथ मसल में इतना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे लिखे हैं, आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके ये सब लिख भी सकते हैं। लास्ट वाला टाइप जो है वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जैसे नाम है कार्डियक, तो पहले समझ में आ जाना चाहिए कि ये मसल्स हार्ट में पाई जाती है, ठीक, कार्डियक में पाई जाती है। ये रिदमिक मूवमेंट शो करती है, रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करती हैं, और प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, सिर्फ एंड सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है ये।
दूसरा पॉइंट क्या है, सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू मेक देम स्टिक टुगेदर। जो सेल जंक्शंस होते हैं वो उनको फ्यूज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनको स्टिक करते हैं एक एक साथ। ठीक, बहुत सारी सेल्स को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एक के साथ होती है वो फ्यूज होकर सेल जंक्शन इनको स्टिक करते हैं ताकि ये एक मसल की तरह काम करें। फिर नीचे वाले बनेंगे इंटरकनेक्टेड इंटरकलेटेड डिस्कस मेक देम कनेक्ट टुगेदर। ये जो स्टिक टुगेदर होती है इसका एक ही जो है रीजन है, वो इसलिए कि ताकि जब एक सेल को सिग्नल मिले कंट्रैक्ट करने के लिए बाकी सेल्स सारी सेल्स में वो ट्रांसफर हो जाए और सारी सेल्स एज अ यूनिट कंट्रैक्ट करे। इंटरकलेक्टेड डिस्कस क्या है, बहुत सारी जगहों पे जो है आपस में एक टाइप के कनेक्शंस होते हैं आपस में सेल्स में, जिससे ये एज अ यूनिट काम करते हैं, एज अ यूनिट कंट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं। उनको हम बोलते हैं इंटरकलेटेड डिस्कस। इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो उनको मेक देम कंट्रैक्ट टुगेदर, इससे वो कंट्रैक्ट जो है टुगेदर करते हैं, एक साथ करते हैं, क्योंकि इससे जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा तेज फास्ट स्पीड में फ्लो होती है इन मसल्स के बीच में। आर सिलिंड्रिकल ब्रांचेड एंड यूनिन्यूक्लिएट। सिलिंड्रिकल भी है, ब्रांचेड भी है, लेकिन यूनिन्यूक्लिएट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये स्ट्राइएटेड होती है, लेकिन इनमें स्ट्राइएशंस एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से नहीं होते हैं। यहाँ पर जो स्ट्राइएशंस दिखते हैं वो इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से दिखते हैं। जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इनमें स्ट्राइएशन दिखता है, लेकिन जो इनमें स्ट्राइएशंस है और जो इनमें स्ट्रेटेड मसल में स्ट्राइएशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे स्ट्राइएशन बिकॉज ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन होता है, डार्क एंड जो है लाइट बैंड्स जो होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन उनकी वजह से होता है। यहाँ पे इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से थोड़ा सा जो इनमें स्ट्राइएशन दिखता है। तो अगर आपने ये सारा समझ लिया है और सारा आपने जो है नोट कर लिया है तो आपके लिए ये मोर देन मसल टिश्यू में इतना इम्पोर्टेंट है। एंड आज के लेक्चर में भी हम इतना ही करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, हमारे लिए कमेंट छोड़ें जिससे हम आपके लिए अपने कंटेंट को इम्प्रूव करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।